हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एटम के बारे में पढ़ा था, मैटर्स के बारे में पढ़ा था, देन हमने डाल्टन्स की थियोरी भी देखी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बच्चों कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट कि जे थॉमसन ने किया था, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट जो कि गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। देन हम जो थॉमसन सर ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें रह जाएंगी जैसे रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एंड बोर मॉडल, ठीक है। एंड लास्ट जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, यानी कि कैथोड रेज की डिस्कवरी की। ओके, जो कि जे थॉमसन ने किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, उन्होंने एक सील्ड ग्लास ट्यूब लिया था जो कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, क्रूड ट्यूब भी उसे हम कहते हैं, ठीक है। वो कैसा था, बिल्कुल इस तरह का एक ट्यूब था जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी, ठीक है। इस तरह का एक ट्यूब था जो थॉमसन सर ने लिया था और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, कैथोड एंड एनोड, एंड हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हुआ था कैथोड की साइड से, है ना, कैथोड के साइड से जो फ्लो शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉन का, जो एनोड की तरफ जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि एक रेज जा रहा है कैथोड से निकल के एनोड की तरफ, जिसे उन्होंने कैथोड रेज का कहा था। इसके लिए वोल्टेज उन्होंने 10,000 वोल्ट अप्लाई किया था। Under this condition, a stream of particles moved from cathode to the anode, which he named cathode rays. और जब ये सारा कंडीशन अप्लाई करने के बाद एक स्ट्रीम ऑफ लाइट उनको दिखा था जो कैथोड से एनोड की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, जिसे उन्होंने क्या कहा, कैथोड रेज कहा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट, ये जो है कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, इसके अंदर ये कैथोड है और ये एनोड है। एनोड जो है वो परफोरेटेड है, कैथोड जो है नॉर्मल है, एंड इसके अंदर जो प्रेशर बहुत ही लो कर दिया इन्होंने और वोल्टेज बहुत हाई कर दिया था, ठीक है। जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो गैसेस है वो गैसेस का आयोनाइजेशन शुरू होता है, गैसेस टूटता है, इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो निकलता है। इससे जो निकलने वाला जो प्रोटॉन है, चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्रोटॉन को जो है कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन सारा कैथोड की तरफ जाएगा एंड कैथोड प्लेट से टकराने के बाद बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट करेगा कैथोड प्लेट से। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जब कैथोड प्लेट से निकलेगा एंड ये सारा इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रीम की तरह, एक झरने की तरह यहाँ से इस तरफ यानी कि एनोड की तरफ जाएगा। और एनोड में एक परफोरेशन है, एक होल है, इस होल से ये लाइट जो है वो निकल करके इस तरफ आएगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने ZNS का स्क्रीन लगाया हुआ है, ZNS का जो स्क्रीन के ऊपर जो है प्लेटिंग कर दिया, पेंटिंग कर दिया, जिसकी वजह से ये लाइट जो है यहाँ पे ग्लो करेगा। तो यहाँ दिखाई देगा कि लाइट इधर से यानी कैथोड के साइड से आ रहा है, ठीक है। जे थॉमसन सर का यही अरेंजमेंट था। इस कैथोड के अंदर जो हमने गैस के कुछ एटम लिए थे, तो ये जैसे ही हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया उसके बाद ये टूट गया, तो सारे पॉजिटिव आयन किधर चला गया, कैथोड की तरफ, एंड कैथोड से स्ट्राइक किया। द कैथोड इमिट इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द एनोड, और इसकी वजह से कैथोड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता है वो एनोड की तरफ मूव करके जाता है। ओके, they pass through the hole in the anode and strike the ZNS screen making it glow। और यहाँ पे ZNS स्क्रीन के पास आता है और इससे टकराता है और स्क्रीन जो है वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। यही अरेंजमेंट था हमारा। स्लाइड की जो सेटिंग है थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसके बाद ये वाली स्लाइड है ना। इसके अंदर गैसेस को क्या लिया था, गैसेस एट लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज लिया था, यानी कि आयोनाइजेशन करने के लिए, जो एटम था उसको तोड़ने के लिए। आयोनाइजेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव आयन भी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज जो है प्रोड्यूस हुए। इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ऑब्वियसली।
पॉजिटिव चार्ज जो है कैथोड की तरफ मूव किए, कैथोड से टकराने के बाद और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज करवाते हैं। देन कैथोड रे जो है जो कि कैथोड से निकल रहा है वो स्ट्राइक करेगा जेडएनएस पर, और जेडएनएस स्क्रीन जो है वो ग्लो करता है। गोल्डस्टीन यूज परफोरेटेड कैथोड टू डिस्कवर कैनाल रेज। फर्दर फिर गोल्डस्टीन जो है वो भी इस तरह का अरेंजमेंट यूज करते हैं, और यहाँ पे आपने देखा कि इस अरेंजमेंट में हमने कैथोड को नॉर्मल यूज किया था और गोल्डस्टीन को देखेंगे कि वो परफोरेटेड कैथोड को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट था हमारा, राइट। चलिए अब जरा हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो है स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज देखेंगे। तो बच्चों कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टीज तो ये होती है कि कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने बीच में एक मेटल क्रॉस लगाया, और जैसे ही हमने मेटल क्रॉस लगाया इसका जो है शैडो यहाँ पे पड़ता है। और जो लाइट की प्रॉपर्टी भी हम पढ़ते थे ना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसके लिए हम लाइट के पाथवे में कोई ऑब्जेक्ट जब रख देते थे तो लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्म करता था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी शैडो फॉर्म हो रहा है बैक साइड में, जिससे कि ये पता चलता है कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो है हमारा कि कैथोड रे जो है मटेरियल नेचर का होता है। मटेरियल नेचर का होता है, इसके लिए हमने क्या किया, इसके बीच में एक पैडल लगा दिया, इस तरह से पैडल व्हील लगा दिया है ना। अब जब मटेरियल नेचर का ये नहीं होता और सिर्फ लाइट नेचर का होता तो जस्ट लाइट इससे पास कर जाता, इस पैडल में कोई मूवमेंट नहीं होती। चूंकि ये मटेरियल नेचर का होता है इसलिए जब ये लाइट रेज जो टकराता है इसके पैडल से तो ये व्हील जो है मूव करता है। इस तरीके से ये व्हील जो है वो मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि कैथोड रेज का नेचर जो है मटेरियल नेचर है ना। मतलब कि पार्टिकल्स की तरह होता है जो इस पे टकराने के बाद इसके जो पैडल है इसे टकराने के बाद इससे मूव करता है। तो इससे हमें ये भी बात पता चलता है। नेक्स्ट जो है बच्चों कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज का होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस भरे पड़े हैं। इस बात का पता कैसे चलता है हमें? इसके लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों साइड में हमने फील्ड लगा दिया, तो सारा जो बीम ऑफ लाइट था वो मूव कर गया किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब ये बीम ऑफ लाइट के अंदर क्या है? नेगेटिव चार्जेस है। इस बीम ऑफ लाइट का जो नेचर है वो नेगेटिव है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है। इस तरह से हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज भी देख ली। ठीक है, अब जो है इसका जो जे थॉमसन साहब ने इसका चार्ज मास रेशियो ये सारा कुछ निकाला, इसका मास निकाला। एक हमारे पास साइंटिस्ट थे मिल्कियन, उन्होंने इसका चार्ज को कैलकुलेट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मिल्कियन ओल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मिल्कियन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे इस पे चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसे फाइंड आउट किया कि कितना चार्ज होता है। तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -1.6 × 10 - 19 कूलम है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है इसे जे थॉमसन सर ने बाद में जाके फाइंड आउट किया था। तो उन्हें पता चला कि इसका मास 9.1 × 10 - 31 kg है, जो कि बहुत ही छोटा मास है। इसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ना के बराबर ये मास है। ओके, तो ये मास को हम कंसीडर भी नहीं करेंगे आगे। चलिए, ये तो मैं बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई एटम जो होता है वो तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है और इसके अंदर यदि कोई नेगेटिव चार्ज है मतलब पक्का पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने उस पॉजिटिव चार्ज की खोज शुरू कर दी। ओके, तो गोल्डस्टीन सर आए, उन्होंने 1886 में एक्चुअली इसे शुरू किया था और वो सिर्फ एनोड रेज को ही डिस्कवर कर पाए थे। एनोड रेज को डिस्कवर किया, उसके नेचर को डिस्कवर किया, लेकिन फाइनल जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1999 में होता है, इसके बहुत टाइम बाद। ठीक है, ओके, लेकिन हम यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड रेज की डिस्कवरी की थी किसने की थी, तो इसका श्रेय जाता है ई गोल्डस्टीन को। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो इसका श्रेय जाता है रदरफोर्ड को 1999 में। ओके, यानी कि एनोड रेज की डिस्कवरी से प्रोटॉन तो जुड़ा हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि एनोड रेज है वो बेसिकली बना हुआ है प्रोटॉन से, लेकिन अपने सहूलियत के लिए मान लेते हैं। लेकिन बाद में उसके बहुत बाद में चल के प्रोटॉन की एक्चुअली डिस्कवरी हुई थी। ठीक है,
चलिए, क्या हुआ था कि वाई वॉज अ पॉजिटिव पार्टिकल सस्पेक्टेड, क्यों ऐसा माना गया था? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एटम जो होता है ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जब एक नेगेटिव पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट कर लिया तो पक्का कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा, राइट। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया जो गोल्डस्टीन ने किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने उसी तरीके से एक ट्यूब लिया जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। एंड इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो उन्होंने भी सेम अरेंजमेंट करी, बस इस बार क्या किया कि पिछली बार हमने देखा कि एनोड परफोरेटेड था, इस बार इन्होंने कैथोड के अंदर होल बना दिया, कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, ठीक है। गैसेस सेम रहा, इसके अंदर वोल्टेज भी सेम रहा 10,000। क्या हुआ इस बार कि इस बार इसके अंदर जो एटम थे, गैस के जो एटम थे, हाई वोल्टेज की वजह से वो गैस के एटम ब्रेक डाउन हुए, उनसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बाहर निकली, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस बार सारे प्रोटॉन एक लाइन में, है ना, एक स्ट्रीम बना करके, यानी इधर से बाहर निकलने लगे, और सारे प्रोटॉन चूंकि प्लस चार्ज हैं तो कैथोड की तरफ खींचे चले आए, कैथोड की तरफ इधर से, एंड उस होल से बाहर निकले। यहाँ पे हमने ZnS की कोटिंग की थी और यहाँ पे ZnS फिर से ग्लो करने लगा, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि इस बार एनोड रेज जो है किधर से आता हुआ दिखा हमें, एनोड की तरफ से, जिससे कि ये प्रूफ हो रहा है कि हमें यहाँ पे भी कोई ना कोई रेज मिल रहा है, क्योंकि ZnS यहाँ पे ग्लो कर रहा था। ओके, चलिए, पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड द कैथोड। यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव किया, कैथोड परफोरेटेड, यानी कि जो होल है कैथोड के अंदर उससे द पॉजिटिव आयन पास थ्रू दिस होल एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। These rays are called canal rays और एनोड रेज। इसे कैनाल रेज भी कहते हैं क्योंकि ये छोटा छोटा परफोरेशन से बाहर निकल रहा है, होल से बाहर निकल रहा है, और होल को इसीलिए हमने इसे कैनाल रेज कहा, लेकिन इसे हम एनोड रेज भी कहते हैं क्योंकि एनोड से बाहर निकला। देखो, समझने की बात क्या है बच्चों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब कैथोड रेज निकला था, है ना, कैथोड रेज निकला था, तो कैथोड रेज कहाँ से निकला था? कैथोड प्लेट से निकला था। कहाँ से निकला था? कैथोड प्लेट से निकला था। जबकि एनोड रेज कहाँ से निकल रहा है? एनोड प्लेट से तो नहीं निकल रहा है। ये आयोनाइजेशन ऑफ ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ दिस गैसियस एटम विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ट्यूब, उसकी वजह से निकल रहा है एनोड रेज, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। एंड चूंकि ये गैसियस एटम की वजह से निकल रहा है, इसीलिए आप इसके अंदर कौन से गैस ले रहे हो, हीलियम ले रहे हो, नियॉन ले रहे हो, आर्गन ले रहे हो, हर केस में इसका जो मास जो है वो चेंज हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने अलग अलग गैस को यहाँ पे लिया है। ओके, अब हम एनोड की प्रॉपर्टीज, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एक्चुअली में जो एनोड रेज है ना, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करने के लिए भी हमने क्या किया, इसके सराउंडिंग्स में हमने क्या किया, फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। एनोड रेज जो है वो किधर मूव कर गया? सारे एनोड रेज जो है वो माइनस की तरफ मूव कर गए, ठीक है। इसका मतलब एनोड रेज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल नेचर जानने के लिए फिर से हमने क्या किया, बीच में इस पैडल व्हील रखा, और जैसे ही हमने पैडल व्हील बीच में रखा ये मूव करने लग गया पैडल व्हील। इसका मतलब इसका भी मटेरियल नेचर होता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि अनलाइक कैथोड रेज, एनोड रेज डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द एनोड मेटल। एनोड रेज जो है एनोड मेटल से तो नहीं निकला, दे आर फॉर्म फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनोड रेज कहाँ से फॉर्म हुआ है बच्चों? जो गैसेस हमने लिया है ट्यूब के अंदर, वहां से फॉर्म हुआ है। देयरफॉर द मास एंड चार्ज ऑफ एनोड रेज पार्टिकल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस यूज इन द ट्यूब। तो जिस तरह का आप गैस लोगे ट्यूब के अंदर, उस तरह का इसका मास एंड चार्ज भी होगा। ओके, तो इसका चार्ज भी क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज था -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इसका है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास था 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, इसका मास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम हैवियर है। इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा हैवी है प्रोटॉन का मास। हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कंसीडर करते थे, उसको मानते ही नहीं थे, लेकिन प्रोटॉन का मास उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1836 टाइम हैवियर है, ठीक है। चलिए, ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
की डिस्कवरी हो गई, यानी कि जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, प्रोटॉन के बारे में पता चला। जब एनोड रेज की डिस्कवरी हुई तो ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसके बेसिस पे थॉमसन सर ने अपना पहला मॉडल जो है वो बनाया, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस मॉडल के नाम से जानते हैं? प्लम पुडिंग या वाटरमेलन, जो 1904 में दिया गया है मॉडल। ठीक है, 1904 में दिया गया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम इन 1904। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, चूंकि उन्हें पता था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो हमारा एटम है ना वो वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन में जो उसके वाटरमेलन की जो सीड है वो नेगेटिव चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, जबकि उसका जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, उन्होंने इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला। प्लम पुडिंग का मतलब होता है बच्चों, पुडिंग मतलब खीर या कोई भी मीठा चीज, केक, और उसके अंदर जो हम प्लम डालते हैं यानी कि जो ड्राई फ्रूट डालते हैं ना, तो उस ड्राई फ्रूट को हम कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, और जो पुडिंग वाला पार्ट है उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। ये मानते हैं कि एटम जो है एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है एम्बेडेड है ना, embedded in the positively charged sphere just like plum और plum embedded in the pudding। बिल्कुल वैसे ही जैसे plum pudding में embedded होता है या तरबूजे में उसका seed embedded होता है। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Therefore an atom is electrically neutral. The positive charge and the mass of the atom are assumed to be uniformly distributed throughout the atom। And यही था आपका थॉमसन सर का जो वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद जो है इसकी कुछ लिमिटेशन भी आई, मतलब कि ये मॉडल बहुत दिन तक नहीं चल पाया। बहुत सारी चीज़ों को जब और भी आगे डिस्कवरी होता गया, चीज़ें खोजा जाने लगा, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो बहुत सारे बातों पे खरा नहीं उतरा ये मॉडल और ये मॉडल फेल हो गया। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियस। बाद में चल के जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो न्यूक्लियस के बारे में मॉडल कुछ बताता नहीं था कि न्यूक्लियस नाम का भी कोई चीज होता है एटम के अंदर। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम। एंड इस मॉडल से ये भी नहीं पता चलता था अच्छे से कि जो प्लस चार्ज और जो माइनस चार्ज है वो इस एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड है। इस बात को भी इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, व्हाई द इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलैप्स इन द पॉजिटिवली चार्ज रीजन। और इसने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जब प्रेजेंट है तो पूरा एटम कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फाइनली तो क्या होगा, एटम कोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। It failed to explain the result of the Rutherford Goldfoyle alpha scattering experiment। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी रदरफोर्ड का गोल्डफॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम देखेंगे कि जो थॉमसन का मॉडल था वो मॉडल जो है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड। और मैंने आपको पहले बताया था कि एटम कंबाइन करता है, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वाटर बनाता है। तो ये भी नहीं बताया कि एटम कैसे कंबाइन होकर के कोई कंपाउंड बनाता है। तो इन सारे चीजों को जब ये एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया फाइनली, तो ये जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया। जब ये एटॉमिक मॉडल फेल हो गया बच्चों, तो फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए एंड उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है रदरफोर्ड ने अपना रदरफोर्ड का मॉडल दिया। उसके बाद बोर नाम के एक साइंटिस्ट आए, नील बोर, उन्होंने भी जो है अपना एक मॉडल दिया जिसे बोर मॉडल के नाम से हम जानते हैं। सबसे लास्ट में जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एंड इस सारे मॉडल के बारे में मैं लास्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताऊंगी। फिलहाल तक इतना ही। थैंक यू।